तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने जो कि फर्स्ट लेक्चर था हाइपरबोला इंट्रोड्यूस कर दिया था आपके सामने कि हाइपरबोला की जो भी चीज़ें हैं मेन और एलिप्स का मिलती जुलती हैं और सिंपल सी चीज़ें दी हों तो हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे निकालनी है या इक्वेशन दी है तो उससे बाकी चीज़ें कैसे निकालनी है, इन सब चीज़ों पर हमने बात कर ली थी। एंड एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी थी कि फोकल जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है उनका कोई भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। इलिप्स में क्या खासियत थी कि दो पॉइंट फिक्स थे जो फोकस, उनका सम पी का सम उनसे डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट होता है, इसमें डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट होता है। तो अगेन हाइपरबोला को देखने का एक नजरिया और है क्या कि मान लो दो पॉइंट फिक्स कर दिया आपने, एक x1 एक x2, ठीक है, कुछ भी a और b मान लो, और हमने कहा एक वेरिएबल पॉइंट p है इस प्रकार घूमे कि pa माइनस pb या ps1 माइनस ps2 उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स रहे, उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स रहे, तो जो पाथ ट्रेस होगा वो होगा हाइपरबोला, वो होगा हाइपरबोला। तो उसी चीज को अपन लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है कि हमने ऑब्जर्व करा था कि ps1 माइनस ps2 बराबर 2a कांस्टेंट आया था। तो वेरिएबल पॉइंट p moves such that difference of its distances from two fixed points A and B is constant, then locus of P will be hyperbola। ठीक है जी, क्या कहा मैंने कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक वेरिएबल पॉइंट पी है, सच दैट पी ए माइनस पीबी का डिफरेंस जो है, मान लो पी ए माइनस पीबी का जो डिफरेंस है वो है कांस्टेंट के, कांस्टेंट के ब्रैकेट में लिख लिया के, तो उसका लोकस हाइपरबोला होगा। क्या ये बात हमेशा ट्रू है? हाँ जी, बोलो भाई, आपको क्या लगता है? हाँ ना तो बोल ही सकते हैं। नो सर। नो सर, क्यों सर? नहीं पता, चलो देखो, जैसे इलिप्स में था, 2 मिनट अब चुप रहो, जैसे इलिप्स में था कि पी ए प्लस पीबी कांस्टेंट है तो लोकस हमेशा इलिप्स होगा, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज ये डिपेंड करता था कि वो जो कांस्टेंट है वो ए बी डिस्टेंस से ज्यादा है, कम है या बराबर है। अगर ज्यादा होता था तो ऑब्वियसली इलिप्स होता था क्योंकि दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा ही होता है, ट्रायंगल बन जाता था। बराबर होता था तो वो सिर्फ ए बी लाइन टुकड़े के बीच में ही रहता था, सेगमेंट के बीच, और कम होता था तो पॉसिबल नहीं होता था। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा कि अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस ए बी है ना, ये डिस्टेंस मान लो डी है, डी, तो अगर पी ए माइनस पी बी कॉन्स्टेंट है तो 3 केस बनेंगे। केस 1, इफ जो ये कांस्टेंट है के वो डी से छोटा है, भाई अगर ट्रायंगल की बात करो पी ए माइनस पीबी, दो साइड का डिफरेंस या पीबी माइनस पी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है कि नहीं होता? यस सर। तो अगर के डी से छोटा है इट मींस इट इज पॉसिबल कि पी बाहर आ सकता है, इट मींस लोकस इज हाइपरबोला, लोकस इज हाइपरबोला फॉर विच ए और बी क्या होंगे? फोकस, ए एंड बी विल बी फोकाई
एंड ये जो k होगा, k कांस्टेंट, वो किसके बराबर होगा, 2a के बराबर, ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर, एंड k विल बी इक्वल्स टू ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। केस 2, अगर k d से बराबर हो गया, k d के बराबर हो गया, तो पता क्या होगा, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, या तो p इस लाइन पे इधर होगा, p क्यों, pa माइनस pb बराबर d हो गया, या p इधर होगा इस लाइन पे कि pb माइनस pa का डिफरेंस जो है वो d हो गया, k d के बराबर हो गया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब या तो वो इधर होगा या वो इधर होगा, तो लोकस क्या आएगा, पेयर ऑफ रेज, बीच का पार्ट अलाउड नहीं है, एक रे इधर है एक रे इधर है, तो लोकस विल बी पेयर ऑफ रेज। बात समझ में आ गई। और केस 3, अगर के डी से बड़ा हो तो दो साइडों का डिफरेंस तीसरी से बड़ा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। क्लियर है जी। तो हाइपरबोला की एक और डेफिनेशन आ गई, दो फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, उनका उन दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो कुछ भी है, मान लो 5 है 7 है, वो जो डिफरेंस है अगर वो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी से छोटा है तो हाइपरबोला है, बराबर है तो पेयर ऑफ रेज है, और बड़ा है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो एक और डेफिनेशन आ गई हाइपरबोला की, वेरिएबल पॉइंट p moves such that difference of its distance from two fixed point is constant, then locus of the p will be hyperbola if, ब्रैकेट में लिख लेना, k is less than distance between ab, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो हाइपरबोला होगा, अदरवाइज हाइपरबोला नहीं होगा हमेशा, क्योंकि ये दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है। नोट कर लो, फिर इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। चले, तो एग्जांपल है ए और बी फिक्स पॉइंट से, दो ए है 2,7 एंड बी है 2,1, p is variable point such that pa minus pb का मॉड is k, या k एक पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। Find locus of p if first part k is 10, second part k is 4, third part k is 3। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने इलिप्स में करा था, तो वही स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो ये देखो, ए पॉइंट है 2,7 और बी पॉइंट है 2,1, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब नीचे आ गया 2,1, ये ऐसा है। तो ए बी डिस्टेंस कितनी है, 6 आ गई। अब जो वेरिएबल पॉइंट p है कि pa माइनस pb का जो डिफरेंस है वो अगर 6 से ज्यादा हुआ तो लोकस क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, मतलब x बिलोंग्स टू 5। इधर क्या आएगा, k बराबर 4, 4 की जगह 6 ले लो, 6 ले लो, ठीक।
6 आ गया, मतलब कि जो उनके बीच का डिफरेंस है उसी के बराबर आ गया के। इट मींस लोकस क्या होगा, पेयर ऑफ रेज होगा। बोलो, एक यूं जाएगा एक यूं जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इस चीज को, ये कौन सी लाइन है, x बराबर 2, तो लोकस का आंसर दोगे आप x बराबर 2, बट y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 7 से इंफिनिटी, एंड ये आपका लोकस हो जाएगा पेयर ऑफ रेज का इस केस में। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब थर्ड वाले में देखो, जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस से कम है, इट मींस ये हाइपरबोला होगा। तो हाइपरबोला होगा तो अब इस केस में ये हाइपरबोला ऐसे बनेगा, एक तो पॉइंट है 2,7, एक पॉइंट है 2,1। तो ये मेजर एक्स, ये फोकस हो गई, ये फोकस हो गई, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, तो हाइपरबोला यू बनेगा। ठीक है जी। तो यू वाले की इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, यही होती है कि नहीं होती? तो ये जो लेंथ है इसके बीच की, ट्रांसवर्स एक्सिस किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी भाई। 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, क्योंकि वो जो कांस्टेंट होता है वो 2b के बराबर होता है, 2a के बराबर। खड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2b के बराबर। तो ये 2b के बराबर हो गया, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और ये दो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 2be, 2be, और कितनी है ये 6। तो यहां से BE की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। बी स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। हाँ जी भाई, ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है इस केस में। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9/4 प्लस ए स्क्वायर बराबर 9। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 9 माइनस 9/4, 36 माइनस 9, 27/4। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। शिफ्ट कहां करा है लोकस को, सेंटर इसका कहां आ गया, सेंटर आएगा 2,8/2 4। तो शिफ्ट कहां करा है, 2,4 पे। तो y की जगह आएगा y माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब 9/4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 27/4 इक्वल टू। क्या ये आंसर आ जाएगा आपका हाइपरबोला की इक्वेशन? कोई परेशानी इसमें किसी को? बोलिए, समझ में आ गया? यस सर। बस चालू। छाप लिया तो चले आगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, सेम वैसे ही क्वेश्चन हमने वैसे पहले सर्कल पैराबोला एलिप्स में मैंने आपको करवाया है, तो होपफुली अब आप तुरंत उसको कर पाएंगे। Question is, there are two fixed circles S1 and S2 of radius R1 and R2 such that C1 C2 is greater than R1 plus R2, where C1 C2 are centers of S1 and S2, and variable circle C is such that
it touches both circles externally, the locus of C will be locus of center of circle will be. ठीक है, पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की बात हमने करी हुई है। पहले वो कह रहे हैं दो सर्कल है, दोनों सर्कल का ये दे रखा है। इसको देने से मतलब क्या है, उनके बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 से बड़ी है। इट मीन्स उन दोनों सर्कल की पोजीशन कैसी है, वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर है। यस टच नहीं करते सर। नहीं, टच नहीं करने का तो बहुत सारे कारण होते हैं। लो ये भी नहीं टच करते, बाहर है सर, वो एक दूसरे से बाहर है ना, दूर दूर। तभी C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। तो ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R1 है। नाउ एक वेरिएबल सर्कल है जो दोनों सर्कल को बाहर से टच करता है एक्सटर्नली, उसका सेंटर मान लो C। तो C का लोकस बताना है। तो पहले हमने करी हुई ऐसी चीजें, ये R होगा तो ये R1 होगा, ये R होगा तो ये R2 होगा। तो C C1 क्या होगा, C C1 R प्लस R1, और C C2 क्या होगा, R प्लस R2, R प्लस R2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है C C1 माइनस C C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 का मोड होगा। हाँ जी, यस सर। तो देखो C1 एक फिक्स पॉइंट है, C2 एक फिक्स पॉइंट है, C एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट की दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ गया। तो हम तुरंत मुंह फाड़ के ये नहीं बोल सकते हाइपरबोला है। हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो कांस्टेंट है वो दो फिक्स्ड पॉइंट C1 C2 के जो बीच की डिस्टेंस है उससे कम है, ज्यादा है या बराबर है। अगर उससे कम हुआ तभी वो हाइपरबोला होगा। तो कांस्टेंट तो R1 माइनस R2 है, और C1 C2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो तो R1 प्लस R2 से भी बड़ी है। तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है ये लेस देन C1 C2 है। हाँ जी, तो बस हो गया प्रूफ। दो फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, इसका इन दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है, और वो जो कांस्टेंट है वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम है। तो लोकस क्या हो गया, हाइपर। क्लियर है, जिसके लिए C1 C2 क्या होंगे, फोकाई होंगे। चलिए आगे। तो देखो आप अपने इलिप्स के नोट्स देखोगे ना, तो आपकी एकदम सेम टू सेम वही सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, जो पहले वहां बताया फिर यहाँ फिर वहां, एकदम विज आपको एकदम बहुत सिमेट्री से अगर आप ध्यान से दिखोगे, ध्यान रखोगे नोट्स, तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपको याद करना। अब सेम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। वही टॉपिक यहाँ है, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे जैसे ये आपकी वो थी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, उसमें फिर अपना जो हाइपरबोला है वो ऐसा हाइपरबोला है। ये पॉइंट है a,0 और ये पॉइंट है -a,0। इसकी इक्वेशन है x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। अब याद करो इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल कैसे डिफाइन करा था कि उसकी मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके एक सर्कल बना दे तो ऑक्सिलरी सर्कल बनता है, यही बताया था। हाँ जी, इलिप्स पढ़ा है। इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल ऐसी तो डिफाइन किया था कि उसकी मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके सर्कल बना दो तो उसका ऑक्सिलरी सर्कल बनता है। वैसे ही यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर क्या है यहाँ ट्रांसवर्स, उसको डायमीटर लेके एक सर्कल बना दो।
तो ये इसका क्या बन गया, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, सेम एकदम सेम कहानी चल रही है कि ऑक्सिलरी सर्कल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसी। तो इसका क्या मतलब है, सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये तो होगी पहली बात, ऑक्सिलरी सर्कल। उसके बाद बात आती थी इसेंट्रिक एंगल की, आपको याद हो तो इलिप्स में तो बहुत आसान था। इलिप्स में क्या था, इलिप्स में हमने कहा लो भैया ये ऑक्सिलरी सर्कल है और ये कोई पॉइंट P है, इससे हमने एक ऑर्डिनेट बनाया, ऑर्डिनेट इस पॉइंट पे काटा तो वो आ गया Q, और ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पॉइंट थे और सेंटर से इसको मिला दिया, तो ये इसका इसेंट्रिक एंगल था। यही थी बात। यस सर। अब यहां पर देखो, अगर मैं पैरा हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लेता हूं P, तो अगर P से मैं कोई ऑर्डिनेट बनाता हूं तो वो तो ऑक्सिलरी सर्कल को कट ही नहीं करती। मैं यहां से P पे ऑर्डिनेट बनाई तो डबल ऑर्डिनेट बनाई या ऑर्डिनेट बनाई, वो ऑक्सिलरी सर्कल को जहां कट करती थी वो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता था, उसको सेंटर से मिलाते थे, तो वो जो लाइन एक्स एक्सिस एंगल बनाती थी उसको इसेंट्रिक एंगल बोलते थे। बट यहां अगर कोई पॉइंट P पे हाइपरबोला पे ले और उससे अगर मैं ऑर्डिनेट बनाऊं तो वो तो ऑक्सिलरी सर्कल को कट ही नहीं करती, तो यहां करस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे निकालें, तो यहां दिक्कत है। यहां थोड़ा अलग तरीके से निकाला गया करस्पॉन्डिंग पॉइंट। पहले क्या करा, P से ऑर्डिनेट गिराई, P से ऑर्डिनेट बनाया, एक्सिस पे फुट गिरा दिया उसका, इसको बोल दिया N। अब इस N से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई, इस N से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाई, वो जहां पे सर्कल को टच करेगी उसको बोला Q। अब ये जो P और Q है ना, ये एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ना। तो पहले हम, उसके बाद इसको सेंटर से मिला दें अगर, तो वो जो थीटा आएगा, दैट थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है ना। तो यहां इसेंट्रिक एंगल थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। इसेंट्रिक एंगल कैसे डिफाइन किया, लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। टेक अ पॉइंट P पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ड्रॉ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू ट्रांसवर्स एक्सिस। पहले ये करा फिर ये करा, ट्रांसवर्स एक्सिस that is point N. Now draw tangent from N to circle, auxiliary circle, and point of contact is Q. Point of contact is Q. Now the line OQ makes एंगल थीटा विद ON। इस ON से जो एंगल बनाती है OQ, दैट थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो थीटा की रेंज क्या है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, इसको भी ध्यान से सुनना। ये रेंज की बात जो है, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। जैसे मान लो पॉइंट इस ऊपर हाफ में है P, तो यहां से यहां फुट गिराया, यहां से यहां टेंजेंट बनाई, तो ये एंगल बनेगा। इतने पोर्शन पे टेंजेंट बनेगी तो ये जो एंगल आएगा थीटा, इस पोर्शन के लिए एंगल क्या आएगा, थीटा 0 से π/2 आएगा भाई, बोलो। यस। ठीक। अब अगर पॉइंट यहां है, यहां कहां, यहां, तो उसका फुट गिरेगा यहां, उसका फुट गिरेगा यहां। ठीक है ना। अब सॉरी, इधर सॉरी गलती कर दी मैंने, यहां है, यहां उसका फुट गिरेगा यहां, उससे टेंजेंट बनेगी यहां।
तो इस लाइन को यहां से जोड़ोगे तो इस सेगमेंट में एंगल बनेगा 3π/2 से 2π, इधर बनेगा 3π/2 से 2π। मान लो पॉइंट है यहां इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में है तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरेगा नीचे एंड डैश। अब इससे टेंजेंट बनेगी किधर, इधर, सॉरी इससे टेंजेंट बनेगी इधर। तो ये जो एंगल आएगा ये इधर वाला, वो एंगल आएगा आपका इस पोर्शन में पाई से 3π/2। और अगर पॉइंट होगा नीचे इधर, इधर से फुट गिराया इधर और इधर से टेंजेंट बनेगी इधर, तो ये जो एंगल आएगा वो आएगा, मतलब इस वाले पोर्शन के लिए जो एंगल बनेगा थीटा वो बनेगा π/2 से पाई। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं अगर पॉइंट इस हिस्से में है, इस हिस्से में, तो यहां से फुट गिराया यहां, टेंजेंट बनेगी इधर, इधर, तो इतने पोर्शन में टेंजेंट बनेगी। तो उस पॉइंट को जब यहां से जोड़ोगे तो जो थीटा आएगा वो 0 से π/2 आएगा, मतलब इधर वाले हिस्से के लिए, है ना। अपन इसको एक एक करके अलग अलग दोबारा देख लेते हैं। मतलब जो इधर वाला हिस्सा है हाइपरबोला का, इस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका जो इसेंट्रिक एंगल है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 के बीच होगा। अब अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो बच्चे को क्या लगता है कि यहां से, जैसे यहां 0 से π/2 इसेंट्रिक एंगल है, यहां π/2 से पाई होगा जैसे इलिप्स में होता है। ऐसा नहीं है, यहां वाले पॉइंट्स के लिए इसेंट्रिक एंगल π/2 से पाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जब फुट गिराएंगे ये, तो यहां से जो टेंजेंट आएगी वो नीचे गिराएंगे, नीचे। तो जब इसको इससे मिलाओगे तो ये जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, पाई से 3π/2। तो इधर वालों के लिए थीटा कितना बनेगा, पाई से 3π/2। अब अगर यहां पे पॉइंट होगा नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, इधर वाले में, यहां से फुट गिराओगे तो यहां जाएगा और यहां से टेंजेंट बनेगी इधर वाले हिस्से में, तो एंगल क्या आएगा, π/2 से पाई। मतलब इधर वालों के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में जो एंगल आएगा π/2 से पाई, और इधर वालों के लिए आएगा 3π/2 से 2π। तो इस चीज को ध्यान रखें, वही मैं बता रहा हूं कि इधर से जाएंगे तो यहां टेंजेंट, इधर से जाएंगे तो नीचे टेंजेंट, इधर से जाएंगे ऊपर टेंजेंट, इधर से जाएंगे इधर टेंजेंट। उस हिसाब से यहां वालों का जो पॉइंट का पैरामीटर है थीटा वो 0 से π/2 है, और π/2 से पाई वाला सेगमेंट नीचे है, 3π से 3π/2 वाला ऊपर है, और 3π/2 से 2π वाला सेगमेंट इधर है। क्या ये बात अब क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब इसेंट्रिक एंगल आपको समझ में आ गया, इसमें कैसे डिफाइन किया, इसेंट्रिक एंगल की रेंज बता दी, और कौन से सेगमेंट में थीटा की क्या रेंज है उस पर हमने बात कर ली। अब एक चीज और, ये पी एंड क्यू को क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ऑब्वियसली, है ना। तो नेक्स्ट इज पी एंड क्यू आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। अब यहां पे भी वो बात सेम है जो हम इलिप्स में मैंने कहा था बच्चे गलती करते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि पी पॉइंट को यहां सेंटर से मिलाओ तो वो लाइन थीटा बना रही है, वो लाइन थीटा नहीं बना रही है, उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट को अगर सेंटर से जोड़ते हो तो वो लाइन थीटा बनाती है। तो वही नोट में यहां लिखा रहा हूं कि ओपी डजंट मेक एंगल थीटा, डज नॉट मेक एंगल थीटा, ओक्यू मेक्स एंगल थीटा, ठीक है ना। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, गलती ना करें, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, इसेंट्रिक एंगल हो गया। अब एक बात बताओ, मैं क्यू पॉइंट को कैसे ले सकता हूं, ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा ले सकता हूं, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² बराबर a² होगी, इसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, बोलो। क्यू पॉइंट को ए cos थीटा ए साइन थीटा ले सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल पे। यस सर। हाँ जी, अब क्यू पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, तो टेंजेंट एट क्यू क्या होगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर a। अब इस टेंजेंट को सॉल्व करोगे एक्स एक्सिस के साथ, तो n पॉइंट को निकालने के लिए, n पॉइंट को निकालने के लिए y को 0 रखोगे, y को 0, तो x क्या आएगा, a बाई cos थीटा, तो x क्या आ जाएगा, a sec थीटा।
ए सेक थीटा। अब ये लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा। अब एक्स कोऑर्डिनेट को इसमें रखो, ए स्क्वायर कट जाएगा, इधर जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो वाई क्या आ जाएगा, बी टेन थीटा। तो इससे आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म निकल के आ गई। थर्ड नोट ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। एक्स की जगह ए सेक थीटा, वाई की जगह बी टेन थीटा रख दो, तो ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। जैसे इलिप्स में ए cos थीटा बी sin थीटा थी, पैराबोला में 80 स्क्वायर 280 थी, सर्कल में ए cos थीटा ए sin थीटा थी, हाइपरबोला स्टैंडर्ड वाले के लिए ए सेक थीटा बी टेन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, इसेंट्रिक एंगल क्या है, इसेंट्रिक एंगल की रेंज क्या है, किस एंगल में थीटा का क्या रेंज है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या है, और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, इन सब चीजों पे हमने बात कर ली है। तो आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट और था इलिप्स में, सेम यहां पर भी है। अब देखो पीएन क्या है, पीएन नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, पीएन क्या है, बी टेन थीटा, और क्यूएन क्या है, क्यूएन। क्यूएन कैसे निकालोगे, अगर ये थीटा है, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूं आर बोल दिया, तो क्यू आर अपॉन क्यू एन बेस बाय हाइपोटेनियस कितना हो गया, कॉस थीटा, और क्यू आर कितना है, क्यू आर भी ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्यू एन। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी होगी, ए टेन थीटा होगी। तो अगेन देखो पी एन इज टू क्यू एन, यहां पे भी कांस्टेंट है, बी इज टू ए में। इलिप्स में भी था, आपको याद हो तो, ये पी एन और ये क्यू एन का रेशियो बी बाई ए था, वैसे यहां पे भी पी एन इज टू क्यू एन बी बाई ए है। ठीक है, कुछ ज्यादा काम की बात नहीं है, बट वैसे जैसे वहां पे था वैसे ही ये यहां पे भी है। नेक्स्ट चीज, फोकल डिस्टेंसेस भी इसके टर्म्स में हम याद रख सकते हैं। फोकल डिस्टेंसेस अपनी क्या थी, ई एक्स पी प्लस माइनस ए का मोड, यही थी। अब यहाँ पे एक्स पी किसी का क्या रख दोगे, ए सेक थीटा, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो ई सेक थीटा प्लस माइनस 1 का मोड, ये आपकी फोकल डिस्टेंसेस आ जाएंगी, PS1 एंड PS2। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस सर। ठीक। बस थीटा से सेम, इलिप्स में सेम नोट्स चल रहे हैं, हम चाहे तो घर जाके कंपेयर करना, आप मिलाना, सेम डिटो नोट्स चल रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमने बात करी इलिप्स में क्या, थीटा से बात शुरू होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2। तो सिमिलरली नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो जैसे हाइपरबोला के ऊपर कोई दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है P जिसका पैरामीटर थीटा 1 है, एक पॉइंट है Q जिसका पैरामीटर थीटा 2 है। तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो कॉर्ड है, इक्वेशन इसकी बात कर रहे हैं। तो डिराइव करने के लिए आप खुद से कर सकते हो। दो पॉइंट है, ये पॉइंट है A सेक थीटा 1 कोमा B टेन थीटा 1, और ये पॉइंट है A सेक थीटा 2 कोमा B टेन थीटा 2। दो पॉइंट पता है आपको, y माइनस y1 बराबर x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर इंटू x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म से आप लिख सकते हो, बट जो रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली उसको याद रखना ज्यादा जरूरी है। और वो याद रखने के लिए हमने इलिप्स का रिजल्ट याद कर रखा है, और इलिप्स का रिजल्ट याद करने के लिए हमने सर्कल का रिजल्ट याद रखा है। याद है आपको, सर्कल में हमने क्या बोला था, सर्कल का रिजल्ट था x बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बराबर 1, ये बराबर यहाँ पे a था। क्या ये सर्कल का रिजल्ट था कोड का, इधर ये था, सॉरी, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, क्या ये सर्कल का रिजल्ट था कोड का?
हाँ जी, यस सर। अब यहाँ ए की जगह बी कर दिया था तो इलिप्स की कोड का रिजल्ट आ गया था। यस सर। अब इलिप्स को हाइपरबोला से याद रखने के लिए अपन क्या करें, है ना, इलिप्स को हाइपरबोला से याद रखने के लिए अपन एक चीज करें कि एक तो इन दोनों को बदल दो और एक यहां पे b की जगह माइनस बी कर दो। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन आती है ना वो आती है x बाई ए कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू बराबर कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई। अब जो आती है उसको कोई इलाज नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है चाहे, बट ये उसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन आती है जिसको हम ध्यान रखें। तो याद ऐसे रखें, इलिप्स में इन दोनों को बदल दो और यहाँ बीच में माइनस कर दो तो आपकी हाइपरबोला की 2 पॉइंट को जोड़ने वाली को थीटा वन थीटा टू फॉर्म में कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आने के बाद अगली बात हम क्या करते हैं, पैराबोला में भी हमने वही करा, इलिप्स में भी हमने वही करा कि इस कोड को हम सॉल्व करते हैं किसके साथ, इस एक्सिस के साथ, और ये वाला पॉइंट निकालते हैं। याद है आपको, अल्फा कोमा जीरो अगर ये पॉइंट होता है तो अपन क्या बोलते हैं, सॉल्व द कोड विद y बराबर जीरो। y बराबर जीरो रखते ही यहां पे आ गया x बाई ए बराबर कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। याद है आपको। अब सेम चीज हमने निकाली थी जब इलिप्स में भी, तो उसके बाद हमने क्या करा था, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया था। तो x प्लस ए एक्स माइनस ए सी एंड डी लगा दो, एक रिजल्ट आता है उसको याद रखने के लिए हम कंपोनेंट डिविडेंड लगाते हैं इसमें। cos c प्लस cos d प्लस cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस b बाई टू cos c माइनस d बाई टू, यही होता है। और cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई टू साइन d माइनस c बाई टू, यही होता है। सॉरी, c माइनस d बाई टू और एक माइनस आगे आता है, ये 2 से 2 करेगा। अब यहां से ये बन गया tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई टू, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया तो बन गया a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। मतलब पहले तो जो कोड आई उसको हमने सॉल्व करा इसके साथ, ये जो पॉइंट x कोमा जीरो या अल्फा कोमा जीरो, तो उसमें ये रिलेशन आता है tan थीटा वन बाई टू tan थीटा टू बाई टू a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब हम इसमें नोट डालते हैं एक कि इफ tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई टू इज कॉन्स्टेंट then the chord passes through fixed point। अगर ये अल्फा है, a माइनस अल्फा a प्लस अल्फा, तो फिक्स पॉइंट अल्फा कोमा जीरो से। सेम बात हमने इलिप्स में करी थी और उससे पहले सेम पैराबोला में करी थी कि अगर t1 t2 कांस्टेंट हो जाए तो वो फिक्स पॉइंट माइनस a t1 t2 कोमा जीरो से पास करेगी। वैसे ही अगर tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ से a अल्फा एक फिक्स पॉइंट आएगा, तो जो भी फिक्स पॉइंट आएगा उससे वो पास करेगी अल्फा कोमा जीरो से वो कोड। क्लियर, बोलो। हाँ जी, यस सर। भाई अगर आपने इलिप्स पढ़ा है ना तो आपको ये लगेगा बहुत आसान। अगर किसी ने इलिप्स ही नहीं पढ़ा है ना तो पहले जाके इलिप्स पढ़े फिर ही ये चीज करे, अदरवाइज उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है जो इसमें नोट, अगर वो फोकल कोड होती है तो इफ फोकल कोड होती है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, या तो ए कोमा जीरो होगी या माइनस ए कोमा जीरो होगी। ठीक है जी, पॉइंट क्या आएगा अल्फा कोमा जीरो, या तो ए कोमा जीरो या माइनस ए कोमा जीरो।
तो एक बार a कोमा 0 रख दिया, एक बार माइनस a कोमा 0 रख दिया, तो यहां से रिजल्ट आ गया कि tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, या फिर ये वैल्यू आएगी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये याद रखें, फोकल कोड की ये कंडीशन होती है। इलिप्स में और इसकी कंडीशन में क्या फर्क है? इलिप्स में e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 या e प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 था, e पहले आता था माइनस वाले में, और इसमें 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई या 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, इसमें e बाद में आ रहा है माइनस वाले में, उसमें पहले आता था। सेम कंडीशन आती है वहां पे भी, आप चाहे तो देख लेना, बस माइनस का फर्क आता है। ठीक है जी, tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 पैरामीटर्स का अगर कांस्टेंट है तो वो फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और अगर फोकस से पास करती है तो उसका रिलेशन ये होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो पहले मैं फटाफट वही थ्योरी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं जितनी थ्योरी इलिप्स से मेल जोल खाती है, फिर अपन उस पर कंबाइंड एग्जांपल कर लेंगे कुछ, क्योंकि सब चीजें रिपीट मोड में चल रही हैं। देन जो नया पार्ट है इसमें, जो नई चीजें हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, जो नई चीजें उस पर अपन फिर ढंग से उस पर करेंगे। ये सब चीजें सेम मोड में चल रही हैं, इसलिए खटाखट इसकी थ्योरी एक साथ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आज की बात करी, जो इसेंट्रिक एंगल और वो सब पे बात कर ली, फिर इस पे बात कर ली, थी पैरामेट्रिक फॉर्म, उस पर थीटा के कॉर्ड की बात आ गई, कॉर्ड का फिक्स पॉइंट से कंडीशन की बात आ गई, और फिर फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या है उस पर बात हो गई। नाउ आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पॉइंट बाहर है, अंदर है, ऊपर है, उस सब की बात है ना। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, इसमें थोड़ा उल्टा आता है। जैसे बाकियों में अब तक क्या आया था हमेशा कि S1 ग्रेटर देन 0 है तो बाहर है, S1 बराबर 0 है तो ऊपर है, S1 लेस देन 0 है तो अंदर है। इसमें उल्टा है, S1 लेस देन 0 है तो बाहर है, और S1 ग्रेटर देन 0 है मतलब तो अंदर है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें लफड़ा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं S किसको बोल रहे हैं। S हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोल रहे हैं, x² माइनस a² माइनस y² बराबर b² बराबर 1। तो S1 किसको बोला जाएगा, ये s बराबर 0 है, तो S1 किसको बोला जाएगा, x1² अपॉन a² माइनस y1² अपॉन b² माइनस 1 बराबर, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ये, इसको हम S1 बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हाइपरबोला है अपना स्टैंडर्ड, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर पॉइंट ऊपर है ना, ऊपर है, तो ऑन द हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है, S1 बराबर 0। अगर पॉइंट अंदर है, अंदर इनसाइड है ना, ये वाला पोर्शन इनसाइड है, पहले तो ये समझ ले, कहीं को ये नहीं समझ में आता इनसाइड आउटसाइड क्या है। ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये वाला पोर्शन आउटसाइड है, बाहर वाला। ठीक है ना, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये ऑन द हाइपरबोला है। अब अपन याद रखें कि ऑन द हाइपरबोला मतलब S1 बराबर 0, इनसाइड मतलब S1 ग्रेटर देन 0, और आउटसाइड मतलब S1 लेस देन 0। बस इसमें थोड़ा ये चेंज आता है पॉइंट और हाइपरबोला की पोजीशंस के लिए कैसे चेक करना है। क्लियर है भाई? डेरिवेशन मैंने पैराबोला में बताया था एक बार, सेम लॉजिक से आप डिराइव कर सकते हो कि मान लो कोई पॉइंट लिया, उसके पैरेलल या उसके वर्टिकल जाके देख लिया और वहां से कंडीशन डिराइव कर लोगे, उससे आ जाएगा S1 क्या होना चाहिए। और रेडीमेड रिजल्ट है, बाकी इसको याद रखो। सही है? यस सर। बस, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है, ऑब्वियसली लाइन एंड हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड तो हाइपरबोला दिया जाएगा आपको, और स्टैंडर्ड ही लाइन ली जाएगी। अब इनमें बताना है क्या क्या रिश्ता होता है। तो अपन को भी बताया यार क्या होता है, या तो लाइन टेंजेंट होती है, या सिकेंड होती है, या कुछ नहीं होती है। तरीका क्या होता है, एक को उठा के दूसरे में डाल दो, क्वाड्रेटिक बना लो उसका, d बराबर 0 ग्रेटर देन फलाना ढिमका, चेक कर लो, उठा के y डाल दो, तो x² बाई a² माइनस y की जगह mx प्लस c का स्क्वायर अपॉन b² बराबर 1। तो b² x² माइनस a² mx प्लस c का स्क्वायर इक्वल्स टू a² b²। यहां से क्या आ गया, b² माइनस a² m² x² माइनस 2m c
ए स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये इन दोनों को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक आ गई, उसका डी निकाला 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 कॉमन आ गया दोनों में, अंदर बचा सॉरी ए स्क्वायर भी आएगा, 4a स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, तो अंदर बचा m स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 प्लस आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कट गया, बी स्क्वायर भी बाहर आ गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो सारा दारोमदार इस पे ऊपर आ गया। ये क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब अगर ये मतलब इसके ऊपर आ गई सारी चीज, तो केस 1 सी स्क्वायर अगर छोटा हो जाए किससे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो लाइन क्या है उसकी कुछ नहीं है, तो वी डी लेस देन 0 हो गया। उस केस में ये ऐसा हाइपरबोला है और लाइन ऐसे बीच से निकल जाएगी। केस 2 अगर सी स्क्वायर बड़ा हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो डी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो लाइन क्या हो जाएगी कॉर्ड हो जाएगी। कॉर्ड हो जाएगी तो उस केस में ये ऐसे कॉर्ड बन जाए करेगी ए बी, और कोड ए बी की लेंथ निकालनी होती है तो अपन ने शुरू से ही पढ़ रखा है। लेंथ ए बी का फॉर्मूला क्या हुआ करेगा, x1 माइनस x2 का डिफरेंस, वो x1 माइनस x2 रूट डी बाई ए, इसी क्वाड्रेटिक से आया करेगा, इनटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हम पहले बात कर चुके हैं। और केस 3 जब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर स्टैंडर्ड लाइन एंड हाइपरबोला ओनली, ठीक है ना, फॉर स्टैंडर्ड लाइन एंड हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा उस केस में, y बराबर mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो मैंने पहले ही दिन जो बात करी थी कल कि बहुत सारे रिजल्ट्स इलिप्स से मिलते जुलते हैं, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखने से आ जाता है। तो देखो इलिप्स में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ गई। किसी को कोई परेशानी इसमें? हाँ जी नो सर। ठीक। अब इसमें क्या है एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, जैसे इलिप्स में क्या था, कोई भी एम रखो, कोई भी एम 0 से इन्फिनिटी तक का, यहां से कोई ना कोई वैल्यू आनी थी और 2 बार आनी थी, मतलब हर स्लोप की 2 टेंजेंट पॉसिबल थी। आपको याद है ना मैंने बताया था कि इलिप्स में कोई भी स्लोप की लाइन टेंजेंट ले लो, 2 पैरेलल टेंजेंट हर स्लोप की पॉसिबल है, सर्कल में भी पॉसिबल थी। लेकिन हाइपरबोला में क्या लफड़ा है, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव मतलब रियल लाइन नहीं आएगी वो। बोलो यस सर। तो उसको रियल होना है तो रूट फॉर टेंजेंट टू बी रियल ये चीज 0 से बड़ी होनी पड़ेगी। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या हम ये बोल सकते हैं मोड एम शुड बी ग्रेटर देन बी बाय ए, या हम ये बोल सकते हैं एम शुड बी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाय ए यूनियन बी बाय ए से इन्फिनिटी, तभी वो रियल टेंजेंट आएगी। इट मींस इलिप्स हाइपरबोला में पता है कोई भी दुनिया की आप कह दो नॉर्मल लेग स्लोप लेके आप टेंजेंट खींच सकते हो, नहीं, वो जो स्लोप है ना वो या तो माइनस बी बाय ए से छोटी होनी चाहिए या बी बाय ए से स्लोप बड़ी होनी चाहिए, तभी उस पर टेंजेंट खींच सकती है उस स्लोप की। अगर मान लो बी बाय ए की वैल्यू है 2
और आपने कहा मुझे वैल्यू स्लोप टेंजेंट बनानी है जिसकी स्लोप है 1, तो 1 स्लोप की टेंजेंट उस हाइपरबोला पे आप नहीं बना सकते जिसके लिए b बाई ए की वैल्यू 2 है, क्योंकि उस पर वही टेंजेंट बनेगी जिसकी स्लोप या तो 2 से बड़ी है या -2 से छोटी है। एक की स्लोप -2 से 2 के बीच की स्लोप वाली टेंजेंट्स उस पर पॉसिबल नहीं होंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये चीज इसमें थोड़ी इसको डिस्टिंग्विश करती है हाइपरबोला इलिप्स से। बोलो भाई। क्लियर है? यस सर। अब एक छोटी सी बात मैं और बताऊं आपको, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे या किसी ने पूछा नहीं कि सर यहाँ इक्वलिटी 0 क्यों नहीं लगाया? इक्वल्स टू 0 हो जाए तो भी तो लाइन आती है, इधर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो भी आती है, इधर हो जाए तो भी आती है। उसका भी लफड़ा है, मैं आपको बताता हूं। हालांकि इस टॉपिक को अपन पूरा अलग से पढ़ेंगे। असेम्पटोट्स सुना है आपने नाम कभी? असेम्पटोट क्या होता है? नो सर, आपसे पहली बार नहीं सुना हुआ है ना? 11th क्लास के बच्चों ने शायद ना सुना हो, है ना। फिजिक्स में कहीं सुना हो तो सुनो, नहीं तो चलो सुन लो। तो क्या होता है, जैसे मान लो इस हाइपरबोला की बात करें, है ना। ये हाइपरबोला ऐसा है अपना, तो देखो एक तो ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है। ये जो 2 लाइनें है ना, ये 2 लाइनें, ये लाइनें इसकी कहलाती हैं असेम्पटोट्स। असेम्पटोट्स 2 लाइनें। बेसिकली असेम्पटोट का मतलब क्या होता है? असेम्पटोट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को टच नहीं करती है बट इंफिनिटी पर टच करती हुई दिखाई देती है। मोटा मोटा रफली आप ऐसे समझ लो देसी भाषा में। जैसे मान लो आपने 2 की पावर x का ग्राफ देखा है, 2 की पावर x का, या e की पावर x का ग्राफ देखा होगा कभी? e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। हाँ जी। तो ये जो लाइन है ना, ये इसको कभी मिलती नहीं है। ये बस गैप कम होता रहेगा इनके बीच में, इनके बीच में ये गैप कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। देसी भाषा में हम बोल सकते हैं कि ये इन्फानाइट पे मिलेंगी। इन्फानाइट कुछ होता नहीं है, तो बेसिकली ये कभी मिलती नहीं है, पर मिलती हुई दिखाई देती है, उसको अप्रोच करती है। तो ये लाइन इसकी क्या है? असेम्पटोट है। ऐसी मान लो log x ग्राफ देखा होगा आपने, log x का, है ना। log का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। तो ये जो लाइन है ना, ये वर्टिकल वाली, ये इसको कभी मिलती नहीं है बट मिलती हुई दिखाई देगी। इनमें गैप कम होता रहेगा, होता रहेगा। तो देसी भाषा में ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिट पे मिलेगी, ये माइनस इन्फिनिट पे y पे, लेकिन इन्फिनिट कुछ होता नहीं है, तो बेसिकली कभी मिलती नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं? असेम्पटोट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। यस सर। तो इस हाइपरबोला के लिए, कोई भी हाइपरबोला की 2 असेम्पटोट होती हैं। इस हाइपरबोला के लिए ये 2 लाइनें असेम्पटोट्स। तो पहली बात तो ये समझ में ही असेम्पटोट क्या है। इस पे अपन अलग से बात करेंगे, पूरे टॉपिक पे अलग से, अभी छोड़ो। अभी जो बात बतानी है उसके लिए क्या काम की बात है वो सुनो। कि अगर हम कहते हैं ना कि इक्वल्स टू 0 कर दो, तो इक्वल्स टू 0 करोगे तो मोड m बराबर कितना आएगा? b बाई ए। एक आएगा m b बाई ए और एक आएगा m माइनस b बाई ए। तो एक लाइन की इक्वेशन आएगी y बराबर b बाई ए एक्स, और एक लाइन की इक्वेशन आएगी y बराबर माइनस b बाई ए एक्स। वो दोनों लाइनें हैं ना, वो एक्चुअल में असेम्पटोट ही होती हैं। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे असेम्पटोट की इक्वेशन इस वाले के लिए। एक की है y बराबर b बाई ए एक्स, एक की है y बराबर माइनस b बाई ए एक्स। तो देखो यहाँ पे इसको 0 बोलना गलत हो गया ना, क्योंकि अगर 0 होता है तो आप तो 2 टेंजेंट का आंसर दे रहे हो, ये 2 लाइनें कि जो इसको टच करती हैं, बट हकीकत में ये इसको टच करती ही नहीं है, ये तो इन्फिनिट पे टच करेंगी। इन्फिनिट कुछ होता नहीं है, तो ये टेंजेंट थोड़ी है, ये असेम्पटोट्स है। इसलिए यहां पे इक्वालिटी 0 वाला केस भी हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो वो समझाने की कोशिश करी की है कि नोट करके कि मोड m बराबर b बाय ए वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि इस केस में वो असेम्पटोट्स है। इस केस में वो लाइंस असेम्पटोट्स है, टेंजेंट नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली m मोड m b बाई ए से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब माइनस b बाई ए ओपन और यूनियन b बाई ए ओपन से इंफिनिटी तक की वैल्यू होनी चाहिए,
तभी वो स्लोप बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, अब उसको ऐसे समझे, जैसे b बाई ए की स्लोप ये है, तो देखो इससे कम अगर स्लोप होगी ना, इससे कम, तो वो लाइन ना या तो इधर कट कर जाएगी, और अगर इससे ज्यादा होगी तो वो इधर कट कर जाएगी। मतलब अगर b बाई ए से कम स्लोप होगी ना, जैसे मान लो देखो अब ये स्लोप है 1 b बाई ए की, तो आप 2 स्लोप 3 स्लोप इस तरह से कुछ टेंजेंट बना सकते हो। मान लो ये जो मार्कर है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन की स्लोप में मान लो 1 है, तो देखो अगर 1 से मैं ज्यादा स्लोप भरूं 2, तो वो 2 से पास होने वाली लाइन ये होगी। इस लाइन को ऐसे धीरे 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 उचकाऊं तो कभी ना कभी टेंजेंट बन जाएगी, बोलो। अगर इसकी स्लोप 1 है तो 2 स्लोप की लाइन इस पे टेंजेंट बन सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस लाइन की स्लोप मान लो 1 है असिम्पटोट की, तो हमने यहां पे क्या कहा है कि टेंजेंट वही पॉसिबल होगी जिसकी स्लोप 1 से ज्यादा होगी। तो देखो 1 से ज्यादा मान लो 2 है, तो ये 2 वाली लाइन आ गई ओरिजिन से पास होने वाली। अगर इसको मैं खिसकाऊं यहां पे, तो यहां पे 2 स्लोप वाली टेंजेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो इसकी स्लोप 1 है और मैं कहूं हाफ की टेंजेंट, तो हाफ वाली लाइन यहाँ नीचे से पास होगी। इसको इधर खिसकाओगे तो इधर भिड़ जाएगी, ऊपर खिसकाओगे तो ऊपर भिड़ जाएगी। मतलब वो लाइन हमेशा उस पर हाइपरबोला को कट कर ही जाएगी। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि b बाई ए से कम स्लोप की लाइन की आप टेंजेंट बना पाओ। तो वो प्रैक्टिकली मैं ऐसे समझा के कोशिश कर रहा था आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आए अच्छी बात, नहीं तो ये याद तो रख ही लें कि b बाई ए से बड़ा होना चाहिए मोड m, या तो b बाई ए से बड़ा हो या माइनस b बाई ए से छोटा हो, तभी उसकी टेंजेंट पॉसिबल है। अदरवाइज उस स्लोप की टेंजेंट उस पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर वो लाइन यहां से रियल लाइन नहीं आएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक ठीक। चलो, नाउ ऑब्वियसली स्टैंडर्ड क्या अगला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 3 फॉर्म होती हैं, पॉइंट, पैरामेट्रिक एंड स्लोप। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फर्स्ट फॉर्म इज पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म सबको पता है t बराबर 0। तो अगर x1 y1 पॉइंट दिया है, हाइपरबोला दिया है, x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, ये आपकी क्या आ गई? पॉइंट फॉर्म आ गई। ठीक है। यस सर। अब इसमें अगर पैरामेट्रिक यूज करोगे, सेकंड फॉर्म पैरामेट्रिक, तो x की जगह क्या रख दोगे? a sec थीटा, और y की जगह क्या रख दोगे? b tan थीटा। तो पॉइंट आ जाएगी x बाय a sec थीटा माइनस y बाय b tan थीटा बराबर 1। ऐसे भी याद रख सकते हो। और तीसरी स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म हमने अभी याद रखी है, निकाली है, स्टैंडर्ड लाइन स्टैंडर्ड उसके लिए। तो y बराबर क्या है? mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख दिया कि मोड m शुड बी ग्रेटर देन b बाय a। ये आपकी m फॉर्म की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्लियर है ये बात? इस बात का मतलब पता है क्या है? इस बात का मतलब है, मान लो आपको हाइपरबोला दे दिया और उसने कहा 2 स्लोप की टेंजेंट बताओ, तो पहले तो हम क्या होता था, मुंह फाड़ के सीधा इसमें वैल्यू रखते थे। अब हम क्या देखेंगे, अगर मान लो b बाई ए की वैल्यू 1 है, b बाई ए की वैल्यू 3 है, तो उससे छोटी स्लोप 2 की टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, रूट में नेगेटिव आएगा, मतलब आप आंसर बोलोगे इट इज नॉट पॉसिबल। अगर b बाई ए की वैल्यू 2 है और 3 स्लोप की टेंजेंट पूछी है तो वो पॉसिबल है, तो वहां से फिर आपका आंसर आ जाएगा, 2 लाइन आ जाएगी। ये कहना चाह रहे थे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो नोट 1 भाई, जैसे 3 फॉर्म हमने बता दी, लेकिन एक बात है कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है नॉर्मल की टेंजेंट की, ये हमेशा तो वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? जब ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, इफ नॉट स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो कैसे करते हैं भाई? अगर हाइपरबोला आपने ऐसे लिख दिया, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का जो तरीका होगा वो हमें पता है। वो कैसे लिखेंगे? y की जगह y माइनस के m टाइम्स x माइनस एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। तो उस केस में आप इसको ऐसे लिखोगे, y बराबर mx
प्लस के माइनस एम एच प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसको स्टैंडर्ड लाइन से कंपेयर करोगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आएगी, ये नहीं आएगी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उस हिसाब से देखना कि स्टैंडर्ड है या नहीं है। ठीक है, ये आती है। नोट 2 कि अगर मान लो ये कोई टेंजेंट है जैसे इस पॉइंट पे और फलाने पॉइंट से पास करती है h कोमा के से, तो अपन क्या बोलते हैं, इस लाइन को h कोमा के से पास करा दो, तो पासिस थ्रू h कोमा के, तो उससे क्या होगा h कोमा के से पास करवाने पे कि y बराबर ये वाली लाइन k माइनस एम एच बराबर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो m में क्वाड्रेटिक आ गई भाई, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 2k एम एच इक्वल्स टू प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके दो रूट होंगे m1 और m2। तो सेम टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कल को अगर एक पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंसी बात हो, उनकी स्लोप्स में आपस में रिश्ता दिया हो या उनमें एंगल दिया हो, तो आप टेंजेंट माने उसको h कोमा के से पास कराए, उसके रूट m1 m2 होंगे, तो वहां से सम ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, प्रोडक्टिव रूट जो भी चाहिए उसको यूज करके आप इसका लोकस वोकस निकाल सकते हैं। ये वाली बात हम पहले कर चुके हैं, नहीं कर चुके? कर चुके हैं सर, है ना। पैराबोला में भी कर चुके हैं, इलिप्स में भी कर चुके हैं, सर्कल में भी कर चुके हैं, सेम वही बात है। इसलिए बस अपन इनको फटाफट पॉइंट बना के लिख रहे हैं कि कल को ऐसा क्वेश्चन आए m1 m2 में रिश्ता हो, तो लेट द टेंजेंट इन m फॉर्म, पास इट फ्रॉम h कोमा के, मेक द क्वाड्रेटिक इन m1 m2 उसके रूट से उनको यूज कर। ठीक है, अब यहीं से बात निकल के आती है फिर डायरेक्टर सर्कल की। तीसरा पॉइंट नोट 3, डायरेक्टर सर्कल क्या होता था? डायरेक्टर सर्कल होता था कि उन टेंजेंट का लोकस क्या हो, उस पॉइंट का लोकस जहां से टेंजेंट्स क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अगर इस केस में हम बात करें कि ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो, ये पॉइंट P का लोकस बताना है सच दैट m1 m2 बराबर कितना हो जाए, -1। तो डायरेक्टर सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल पहले पढ़ लिया, अब ये डायरेक्टर सर्कल है। तो यहां से क्या आएगा, c बाय a बराबर -1, तो k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर -1। तो यहां से आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इलिप्स में क्या आया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, और बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखने से डायरेक्टर सर्कल आ गया किसका, हाइपरबोला का। सही है? यस सर। अब इसमें भी एक लफड़ा है, क्या? अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तभी तो उसकी रेडियस रियल आएगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं। तो इसमें भी नोट है, अगर a b से बड़ा है तो रियल सर्कल आएगा, अगर a b के बराबर है तो पॉइंट सर्कल आएगा, रेडियस 0 हो जाएगी, और अगर a b से छोटा आएगा तो इमेजिनरी सर्कल आएगा, सर्कल पॉसिबल ही नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा पॉइंट चाहिए इस हाइपरबोला के लिए जिससे अगर दो टेंजेंट बनाए अगर वो परपेंडिकुलर हो, तो क्या ये कंडीशन ठीक है कि a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, या सिर्फ ये बोलेंगे कि a शुड बी ग्रेटर देन b? बोलो। यस सर। सर ए शुड बी ग्रेटर देन बी कहेंगे, ग्रेटर देन बी लेंगे, बराबर बी पे बात नहीं बनेगी। क्यों बात क्यों नहीं बनेगी? उस केस में ये 0 आ जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो पॉइंट क्या आएगा, सिर्फ 0,0, है ना। ध्यान से सुनना इस बात को कि इस केस में क्या होगा, नोट में कि इफ a बराबर b होता है तो पॉइंट आएगा आपका 0,0। तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर a बराबर b है तो क्या
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट विल बी परपेंडिकुलर, विल बी परपेंडिकुलर। तो आपके अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा यस, क्योंकि यहां पे सर एक पॉइंट आ रहा है, लेकिन वो गलत है। क्यों? उस केस में पता है क्या सीन होगा? उस केस में वो जो 0,0 पॉइंट है ना, वो तो ये सेंटर है, और a बराबर, जैसे मैंने बताया था ना, इस असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या है? y बराबर b बाई ax, y बराबर b बाई ax। तो इसकी लाइन आएगी y बराबर x। ऐसी दूसरी जो असिम्प्टोट है उसकी इक्वेशन आएगी y बराबर माइनस x। तो ये दोनों लाइन तो परपेंडिकुलर है, बट अपन को पता है कि ये असिम्प्टोट्स है, ये टेंजेंट्स नहीं है भाई। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है तो यहां से एक रियल सर्कल आएगा, मतलब उस पर कोई भी पॉइंट लो, वहां से जो टेंजेंट्स बनाओगे वो परपेंडिकुलर आएंगी, और एक छोटा है b से तो आएगा ही नहीं। लफड़ा किस बात का? a बराबर b सर आएगा या नहीं आएगा? तो मैंने कहा अगर a बराबर b आता है तो सीन क्या होगा? ये जो असिम्प्टोट थी उसकी इक्वेशन बन गई y बराबर x, इस वाले असिम्प्टोट की इक्वेशन बन गई y बराबर माइनस x। तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, नो डाउट, बट ये टेंजेंट्स नहीं है, ये असिम्प्टोट्स हैं। ये तो इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं, तो इन्फिनिटी कुछ होता ही है, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली तो ये टेंजेंट्स है ही नहीं, ये तो असिम्प्टोट्स है। तो अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि इस केस में यहां से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस केस में यहां से टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी ही नहीं, वो टेंजेंट्स है ही नहीं, वो क्या है? असिम्प्टोट्स। तो अल्टीमेटली पॉइंट इज दैट कि इफ a is less than or equals to b, then there is no point from which perpendicular tangents drawn can be drawn to hyperbola। इस वाले स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात कर रहे हैं कि अगर a b से छोटा है या बराबर है तो दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे आप इस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सको। हाँ, इफ a ग्रेटर देन b है तो जो वेक्टर सर्कल है वो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अगर a b से बराबर है या छोटा है तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से हम टेंजेंट्स बनाएं और वो परपेंडिकुलर हो, मतलब इस पे उस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट मौजूद नहीं है जहां से हम इस हाइपरबोला पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकें। अगर a b से बड़ा है तभी होगा, उस केस में वेक्टर सर्कल ही आएगा। इलिप्स में ऐसा कोई लफड़ा नहीं था, उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता तो हमेशा ही आता था। इसमें थोड़ा लफड़ा है, a और b पे डिपेंड करता है कि वो बड़ा है, छोटा है या बराबर है। बड़ा है तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बस इस चीज का ध्यान हमें रखना है। ठीक है जी।